हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं कि नहीं? हम्म? जिन लोगों के यहाँ डिस्टरबेंस हो तो मोबाइल म्यूट कर लेना, ठीक है? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको समझाया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलो, क्या याद है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपना कौन सा पॉइंट चल रहा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा पॉइंट चल रहा था? कोई मुझे थोड़ा सा बताएं, जरा याद दिलाते हैं जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट कर लिया था, 2.2 इंटू 10 यस टू द सर। पावर 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो मैंने आपको बोर मॉडल में हमने सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट किया था, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी। तो ये सारी बातें हम, एंड एंगुलर मोमेंटम, ये सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। किससे रिलेटेड? ये आपका बोर मॉडल से रिलेटेड था बच्चों। अब बोर मॉडल का अगला पॉइंट ध्यान में ला रहा हूं मैं। क्या बोर मॉडल का अगला पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कल बेस मैंने पूरा तैयार कर दिया था आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रम ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन आयन। ये भी तो बच्चों हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन हो गए प्रोटॉन, Z एक होता है, ठीक है। हीलियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Z2, प्रोटॉन 2 होता है। लिथियम +2 आयन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन 3 होता है। बेरिलियम +3 आयन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन 4 होता है। ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन आयन, तो हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन आयन, और मैंने ये यूनी इलेक्ट्रॉन आयन लिख दिए। सबके स्पेक्ट्रम हमको एक जैसे मिलेंगे, वेवलेंथ अलग अलग होगी, लेकिन स्पेक्ट्रम हमको सेम मिलेंगे। तो फटाफट लिखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन आयन, स्पेक्ट्रम ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन आयन। तो देखिए, लिख लिया सब लोगों ने? ध्यान देना बच्चों, मैंने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में अब मैं बेस ले रहा हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। जेड आपके सामने है, सब में इलेक्ट्रॉन 1 1 है, तो हमारा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान देना, यदि हमने इसमें हाइड्रोजन गैस भर दी, ये हमारा कंटेनर है जिसमें हमने ये H2 गैस भर दी है, और सब जानते हैं H2 गैस किस तरह से होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये बॉन्ड बनता है। ध्यान देना, ये तो आपने भर दी H2 गैस, मैंने एक ये H2 गैस भर दी, और ये लगा दिया आपने इलेक्ट्रोड्स करंट देने के लिए। करंट से आप इसे हीट करेंगे, करंट से आप इसे हीट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस is heated by electric
करंट। तो ये आपकी पहली बात हुई। हमने हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक करंट से हीट किया, तो सबसे पहला काम ये होगा, सबसे पहला काम हाइड्रोजन गैस एटम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हाइड्रोजन एटम बन गया, एक एटम, ये बन गया हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, ऐसे दो एटम बन जाएंगे, अगर मान लो और ज्यादा है तो 3 एटम बन जाएंगे। तो मैं रिएक्शन लिखवा रहा हूं, अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 200 एटम बन जाएंगे। ठीक, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ऐसे हमारे पास एन मॉलिक्यूल्स है, एन मॉलिक्यूल्स है। हमने एक छोटी सी रिएक्शन लिखी, तो बताइए ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज की जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे पहला काम हुआ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ने इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ने H2 गैस के जो मॉलिक्यूल थे उनको ब्रेक कर दिया, एटम में कन्वर्ट हो गया, ये गैसियस एटम बन गया, ये गैसियस एटम बन गया। ध्यान से सुनना, ये गैसियस एटम बन गया। आप करंट तो दे रहे हो, आप हीट तो कर ही रहे हो उसको, तो आप ये जानते हो। दूसरी बात समझना, हाइड्रोजन एटम कैसे होता है, ये है उसका न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन Z का वैल्यू उसमें हो गया 1, और 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट ऑर्बिट है। ध्यान से सुनना, अगला स्टेप क्या होगा, हीट तो जा ही रही है, तो हीट जाने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहां रहता था वो हो सकता है इसमें आ जाए, वो हो सकता है इसमें। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मैं बना दे रहा हूं, बहुत सारे, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एच एटम के, बहुत बहुत सारे एच एटम्स हैं। कुछ में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कुछ में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कुछ में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कुछ में इलेक्ट्रॉन यहाँ इंफिनिटी में है, ये इंफिनिटी ऑर्बिट में, अलग 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 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। क्यों, आप हीट कर रहे हो, तो पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिली, हाइड्रोजन एटम बना। हाइड्रोजन एटम में अब फिर आप हीट तो दे ही रहे हो, तो हीट का कुछ वैल्यू वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। आपको कल समझा चुका हूं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, इंफिनिटी में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा बताइए, इंफिनिटी में आ जाएगा। 10.2 गेन कर लेगा तो यहां आ जाएगा, उससे ज्यादा 12.1 गेन कर लेगा तो यहां आ जाएगा। तो आप हीट कर ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स में अलग अलग ऑर्बिट में आ गए हैं। बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे तो एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ फोटोन रिलीज करेंगे। ध्यान से सुनना, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस फर्स्ट में आया, ये देखिए जब वापस फर्स्ट में आएगा तो क्या रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये फोटोन रिलीज करेगा। आपको मालूम है इस फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपको कल समझा दिए। यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो भी एनर्जी रिलीज करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए या यहां आए या यहां आए, कहीं भी आए, तो वो डिफरेंट टाइप के फोटोन रिलीज करेगा। तो ये फोटोन रिलीज करेगा, वो डिफरेंट टाइप के फोटोन रिलीज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब ये फोटोन रिलीज हो रहे हैं, आपने यदि मान लीजिए ये प्रिज्म रख दिया, या आपने प्रिज्म रख दिया, या आपने प्रिज्म रख दिया, तो ये जो फोटोन है जैसे ही इस पर प्रिज्म पर पड़ेगा, यहाँ पे आप स्क्रीन ले लो, तो आपको डिफरेंट वेवलेंथ आपको दिखाई देने लगेंगी, डिफरेंट लाइंस दिखाई देने लगेंगी। ये लाइंस दिखाई देने लगेंगी, स्पेक्ट्रम लाइंस आप बोल सकते हैं इन्हें, स्पेक्ट्रम लाइंस आपको दिखाई देने लगेंगी। मैं इसकी पूरी स्टडी आप करा रहा हूं, तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि हो क्या रहा है इसमें, हो क्या रहा है, ये समझ आ गया सबको, बोलो। तो फटाफट इसको, इस सेटअप को बना लो अपने माइंड में, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। अब फिर मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाता हूं।
तो ये जो निकल रहा, आ तो रहा है इलेक्ट्रॉन, आ तो रहा इलेक्ट्रॉन, लेकिन निकल क्या रहा है? फोटोन। ये फोटोन निकल रहा है, ये फोटोन रेडिएशन निकल रहे हैं। वो इन्फिनिटी से आए, इसमें 1 में आए, किसी में भी आए, तो भी फोटोन ही रिलीज करेगा। तो फोटोन रिलीज हो रहा है। Electron when come back from higher orbit to lower orbit, electron come back from higher orbit to lower orbit, it release photon, it release radiant energy in terms of photon. Photon release करता है, आ रहा है इलेक्ट्रॉन, निकल रहा है फोटोन, आ रहा है वापस इलेक्ट्रॉन, निकल रहा है फोटोन। और फोटोन जैसे अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आपको स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ नजर आती हैं। सबसे पहले हमको बामर सीरीज मिली, क्योंकि बामर जो होती है वो विजिबल है। बामर कैसी होती है? विजिबल। तो सबसे पहले हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज मिलती है सबसे पहले। क्यों मिलती है? क्योंकि वो विजिबल है। बाकी विजिबल नहीं है तो वो बाद में देखी गई, बट देखी तो गई। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये सेटअप क्लियर हो गया सबको। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ध्यान देना बच्चों, मैं बामर को बाद में ही पढ़ाऊंगा, पहले मैं लाइमन ही पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखी गई बामर थी। क्यों देखी गई? क्योंकि वो विजिबल थी, जो देखने में आ सकती है वो दिखता ही पहले। तो ध्यान दीजिएगा। तो जब हमने कल एक बात बोली थी, N1 लोअर ऑर्बिट है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, N2 हायर एनर्जी ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो लोअर, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, photon released, photon is released, and we can calculate the wavelength of this photon or frequency or wave number, कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात समझने की ये है कि बस ये इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या रिलीज करेगा? फोटोन रिलीज करेगा। इस फोटोन की हमें वेवलेंथ निकालनी है। आप चाहें तो एनर्जी निकाल सकते हैं इसकी, आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो वेव नंबर निकाल सकते हैं इस फोटोन का। ठीक है, अब वो किस लाइन से किस लाइन में आ रहा है इस पर हमको बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में हमेशा इलेक्ट्रॉन N1 का वैल्यू हमेशा 1 होगा लाइमन सीरीज के लिए। सबसे पहले लोअर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कम बैक, इतने से आपको समझ जाना चाहिए। व्हेन हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आए, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट N1 ऑलवेज 1, ऑलवेज 1 फॉर लाइमन सीरीज। N2 मे बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज हो गई लाइमन सीरीज की। दूसरी चीज, लाइमन सीरीज जो आपको मिलती है, ये जो फोटॉन निकलेगा, ये जो फोटॉन लाइमन सीरीज में, चाहे वो किसी से भी आए, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा। अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। जहां अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात हुई, जहां अल्ट्रा वायलेट बोला, आप समझ जाना कि लाइमन सीरीज की बात की जा रही है। तो इस फोटॉन की जो वेवलेंथ है, इस फोटॉन की जो वेवलेंथ है आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन की मिलेगी। माने अल्ट्रा वायलेट लाइट का फोटॉन रिलीज होगा जब वो किसी भी 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, किसी से भी,
ये आ रहा है 2 से 1 में, 3 से 1 में, किसी से भी। तो ये दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं समझा रहा हूं आपको, ये लिख लें जल्दी से। तो लाइमन सीरीज ऑब्टेन्ड इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब क्योंकि ये इनविजिबल था, दिखता तो है नहीं अल्ट्रा वायलेट, तो हमको लेट हो गए हम उसको ऑब्जर्व करने में। सबसे पहले बामर ऑब्जर्व हुआ, मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका हाइड्रोजन एटम जिसका जेड का वैल्यू 1 है। हाइड्रोजन एटम है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, इंफिनिटी। तो के एल एम एन ओ पी, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। सबसे पहली लाइन देखिए, हमेशा इसमें 1 में आना है। अभी आपको बताया मैंने, ये ऑलवेज 1। और 1 में एक बात और ध्यान रखना, 1 में एक ही सब लेवल होता है जिसे आप 1s बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, ग्राउंड स्टेट में ये जो 1 है, ये 1s भी लिख सकते हैं।
चलिए बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। तो यार लाइट चली गई एकदम। चलिए, क्या कर सकते हैं बच्चों, लाइट चली जाए तो अपने हाथ में तो नहीं है। चलिए, मैं बहुत यहाँ पे समझा रहा था कि 1s लिख दें, इसे हम 1s लिख दें तो भी चलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में आए, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के 1s सब सेल बोलिए, ऑर्बिटल बोलिए, उसमें आए तो भी चलेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, ये 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, 2 से 1 में। ये ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 1 में, ये ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 1 में, ये ट्रांजिशन हो रहा है 5 से 1 में, ये ट्रांजिशन हो रहा है 6 से 1 में, और ये ट्रांजिशन इन्फिनिटी से ये 1 में हो रहा है ट्रांजिशन। समझ गए? अब बताओ, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है तो आ तो रहा है इलेक्ट्रॉन और निकल रहा है फोटॉन। तो जो फोटॉन की एनर्जी है, आ रहा है इलेक्ट्रॉन, निकल रहा है फोटॉन, तो आप इस फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो ना। आप इस फोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, आप इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कहलाती है लाइमन सीरीज। इसका नाम है, अपन ने सबसे पहले लिखा था लाइमन सीरीज। दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। तो ध्यान देना, ये लाइमन सीरीज है। जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन है। ये लिख रहा हूं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। ये सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन, LY कर देता हूं, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन। दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ लाइमन। This is the fourth line of Lyman, and this is the last line of Lyman. ये लाइमन की लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद कोई लाइन नहीं मिलती, इसके बाद कोई लाइन नहीं मिलती, इसके बाद लिमिट खत्म हो जाती है। सोचो कि अगर मेरे पास 100 रुपए हो और मैं तुम पर खर्च करते जा रहा हूं, पहले 1 रुपए, फिर 10 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए और 100 रुपए, और जैसे ही 100 रुपए 100वां रुपए आता है, मैं कहता हूं भैया मेरी लिमिट खत्म हो गई। तो बच्चों, इसका एक और नाम हो जाता है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन। तो ये ध्यान रखना, कई बार अपने को क्वेश्चन होता है कि लिमिटिंग लाइन कौन सी है लाइमन की, तो इंफिनिटी से 1। ये देखिए, हमेशा 1 में आना है, हमेशा 1 में आना है, और इस लाइन का एक और नाम बन जाता है लिमिटिंग लाइन। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी किस लाइन में रिलीज होना चाहिए? फर्स्ट लाइन में रिलीज होना चाहिए कि लास्ट लाइन में? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी किस लाइन में रिलीज होना चाहिए? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा एनर्जी, सर कल भी लास्ट। समझाया था, फर्स्ट से जब आप इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को भेजते हो तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है 13.6, और इसमें लगती है 10.2। बच्चों, सबसे ज्यादा एनर्जी का वैल्यू इसमें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज ये करेगा मैग्नीट्यूड वाइज, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी। जो हाईएस्ट एनर्जी वाली लाइन है, ये इसको अपन बोलेंगे हाईएस्ट एनर्जी लाइन, विथ हाईएस्ट एनर्जी, लाइन विथ हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा, और एनर्जी में और वेवलेंथ में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो जिसकी एनर्जी हाई होती है उस, और फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, और वेवलेंथ
इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होगी, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो इसकी हम वेवलेंथ की जब बात करेंगे तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये कहलाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो इसके कितने नाम हो गए? एक नाम हो गया लिमिटिंग लाइन, एक नाम हो गया लास्ट लाइन, एक नाम हो गया लाइन विथ हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, एक हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्योंकि जिसकी एनर्जी हाईएस्ट तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, जिसकी एनर्जी हाईएस्ट तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। तो ये नाम इनके होते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, ये सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन है ये सबसे कम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी वाली लाइन है। ये लोएस्ट एनर्जी वाली लाइमन सीरीज है, लोएस्ट एनर्जी वाली लाइन है ये। और इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसको लिख रहा हूं फर्स्ट वाले को, है ना बेटा, फर्स्ट वाले को, ये फर्स्ट लाइन, ये लिमिटिंग लाइन, ये लास्ट लाइन, ये देखिए हाईएस्ट एनर्जी, तो ये लोएस्ट एनर्जी वाली लाइन है, लोएस्ट एनर्जी लाइन, ये लोएस्ट एनर्जी लाइन है। और लोएस्ट एनर्जी लाइन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी लोएस्ट होगी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, तो इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी, लार्जेस्ट वेवलेंथ, ये शॉर्टेस्ट, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इस लाइन की आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, इस लाइन की आपको सबसे ज्यादा वेवलेंथ, इस लाइन की आपको सबसे कम वेवलेंथ मिलेगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए अच्छे से? बताओ जल्दी, ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए आपको? यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये आप बना लें, इसको लिख लें जल्दी से, फिर अपन आगे की बात करते हैं। इसको लिख लें। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो आंसर होगा फर्स्ट लाइन में n2 का वैल्यू कितना है बेटा 2 और n1 का वैल्यू ऑलवेज 1। लास्ट लाइन तो इन्फिनिटी टू n1 1 ट्रांजिशन होता है, इन्फिनिटी टू 1 ट्रांजिशन होता है लास्ट लाइन में, जिसे आप बोलते हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा, जो बड़ी वेवलेंथ, जो बड़ी लाइन दिख रही है, जो बड़ी लाइन दिख रही है उसकी एनर्जी बड़ी तो वेवलेंथ छोटी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बात क्लियर हो गई कि नहीं? कर दें इसको क्लीन? यस सर। तो इस साइड से क्लीन कर देते हैं थोड़ा। और कल मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म लिखवाया था, शायद आपको ध्यान ना हो, मैं याद दिला रहा हूं। न्यू बार इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्डा, इक्वल टू होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये आपने कल एक फार्मूला लिखा था, कल ही मैंने आपको ये समझा दिया था। और न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, तो आप 1 बाई लैम्डा इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे। मतलब क्या कैलकुलेट करोगे? वेव नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हो इस फार्मूले से। तो वेव नंबर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, और वेव नंबर इक्वल टू क्या हो गया बताओ? रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। बच्चों लाइमन सीरीज नाम ले दे कोई, ध्यान से सुनना, लाइमन सीरीज नाम ले दे तो n1 का वैल्यू हमेशा फिक्स हो गया 1। अल्ट्रा वायलेट रीजन नाम ले दे, ध्यान से सुनना, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन टेक प्लेस इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन टेक प्लेस इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, देन इट्स n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इट्स ऑलवेज लाइमन सीरीज। तो 3 नाम हो गए, लाइमन सीरीज बोलिए, चाहे अल्ट्रा वायलेट रेंज में ट्रांजिशन बोलिए, और चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में किसी भी ऑर्बिट से आना बोलिए, ट्रांजिशन फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो तीनों बातें आपको क्लियर हो गई है। अब बच्चों
ये फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर आप लगाओगे तो आप न्यू बार या 1/λ कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, लास्ट वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, ऐसा बोलिए। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन बोलिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन बोलिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन when d excite from infinity to 1s सबसेल, ऐसा बोलिए। सबसेल की जगह ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं, सबसेल की जगह ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, फिर पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू 1s कई बार अपने को ऐसा आ जाता। एंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम इन्फिनिटी टू, यहाँ पे 1s लिखा है, इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये देखिए, ये पैटर्न हो गए, ये पहला पैटर्न हो गया, ये शॉर्टेस्ट का दूसरा पैटर्न हो गया, ये आपका तीसरा पैटर्न हो गया, ये आपका चौथा पैटर्न हो गया। तो ये 4 पैटर्न है, इन 4 पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जैसे, सबके लिए एक जैसा है ये, ठीक है। अब बात तुम समझ गए होगे। लास्ट लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फोटोन इन्फिनिटी से 1s में जा रहा है, 1 में बोले या 1s में बोले, क्योंकि 1 में तो केवल एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, और ये बोले व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम, बोलो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अल्ट्रावायलेट रीजन, इन्फिनिटी इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन किसमें, एकदम समझ आना चाहिए कि ये लाइमन सीरीज बोल दी है, और इसकी जगह अगर आप लाइमन सीरीज लिख देते तो भी बात वही थी। इन सबका फाइनल बात जो हुई, अपन को आंसर देना, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी हुआ, n1 का वैल्यू 1 हुआ, ये हमारे पास n1 का वैल्यू 1 है, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी है। z का वैल्यू आप जानते ही हो, किसके लिए दे रहा हूं क्वेश्चन में, किसके लिए पढ़ा रहा हूं, इन हाइड्रोजन एटम, ये सब फॉर एच एटम, ये फॉर एच एटम, ध्यान से सुन लेना, फॉर एच एटम, क्योंकि मैं आपको एच एटम का बेस लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो जेड का वैल्यू हो गया इसमें 1, जेड का वैल्यू फिक्स हो गया 1, और आर का वैल्यू आप जानते हो बच्चों कितना होता है, आर का वैल्यू जल्दी बोलो, आर का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो, रेडबर्ग कांस्टेंट, अरे 1.1 into 10. 1.909 into 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स और 7 मीटर इनवर्स में। तो आपके पास बताओ सारी चीजें हैं, अब तो केवल तुमको इसमें वैल्यू रखना है। लिख लिया सबने, फटाफट क्लिप लो या जल्दी से लिखो। ये पैटर्न एक बार आप समझ गए, ये पैटर्न फॉलो होगा सबके लिए पैटर्न फॉलो होगा। तो जल्दी से लिखें।
लिख लें तो मुझे आप बता दीजिए। Yes, sir, written. ओके, सब लोगों ने पूरा हर पैटर्न लिखना है आपको। अब जब आपने ये पैटर्न समझ लिया, अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, हमको न्यू बार कैलकुलेट करना है, माने 1/λ कैलकुलेट करना है। रिडवर्क कांस्टेंट हो गया बच्चों 1.09 को छोड़ो, सीधा 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, सीधा 1 × 10⁵ सीधा लिखिए। z का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया, 1/n1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, n2 इंफिनिटी का स्क्वायर हो गया। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो बताओ क्या मिलना चाहिए, बोलो 10⁵। बेस्ट तरीका और बिल्कुल बेस्ट लिखना हो तो भैया 1.09 × 10⁵। बेस्ट तो यही है, ठीक है, बहुत कम जगह है। न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 1.09 × 10⁵। और ये इंफिनिटी हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया टोटल 1। आपका न्यू बार का वैल्यू आपको मिल गया नहीं 1.09 × 10⁵। बोलो न्यू बार आपको मिल गया 1/λ इक्वल टू कितने 1.09 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपको मिल गया 1.09 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको लैम्डा निकालना है तो आप बताओ लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 1/न्यू बार 1/1.09 हटाओ 09 को इंटू 10⁵, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आता है इसको आप सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व कर लो, समझ आ गया आपको कितना आया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आए वो आपकी 1/λ की, ये 1/λ सेंटीमीटर इनवर्स में। और अगर आप ये 10⁷ रख दे तो लैम्डा का वैल्यू 1/न्यू बार 1/1.09 × 10⁵, ये मीटर में आ जाता आपका, ये मीटर में आता। समझ गए बात को, समझ गए। यहां ध्यान से सुनना, ये पूरा हो गया 1, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। और 1/λ का वैल्यू ये हमेशा कभी भी आपको जरूरत पड़े तो 1/λ का वैल्यू सीधा ये सेंटीमीटर इनवर्स में या ये मीटर इनवर्स में आप रख देना 1/λ। तो लैम्डा आपका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो फटाफट लिखें, ये 1/λ का वैल्यू है। मुझे लगता है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एंगस्ट्रॉम में ये 911 करीब एंगस्ट्रॉम आना चाहिए, 911 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए 1/λ का वैल्यू। और 1/λ जरा देखो, ये 1/λ जो है बच्चों ध्यान से देखना, 1/λ जो है रिडवर्क कांस्टेंट के बराबर है 1/λ। ये देखो यहां पर 1/λ इज इक्वल टू द रिडवर्क कांस्टेंट। तो कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि रिडवर्क कांस्टेंट काय के बराबर है, तो लास्ट लाइन का रिडवर्क कांस्टेंट 1/λ के बराबर आ गया, न्यू बार के बराबर आ गया। आ गया समझ में, आ गया समझ में सब लोग को? Yes, बता sir. दूं? तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब आप किसी भी ट्रांजिशन के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? किसी भी ट्रांजिशन के लिए वैल्यू फर्स्ट लाइन दी जाए, आपको फर्स्ट लाइन दी जाए, फर्स्ट लाइन आप लाइमन, तो बच्चों क्या होगा, n1 का वैल्यू तो 1 है और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आपका
1 बाई लैम्डा का वैल्यू रेडवर्क कांस्टेंट तो आपका 10 टू द पावर 5, जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 अपान 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये न्यू बार आ गया, न्यू बार से आप लैम्डा कैलकुलेट कर लेना, लैम्डा कर लोगे ना आप इसको सॉल्व। कोई आसान है, बहुत ज्यादा टफ थोड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कर लेंगे सॉल्व कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से ये लाइमन सीरीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये लाइमन सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। चलिए आगे सेकंड आती है बामर सीरीज। कुछ लोग बाल्मर बोलते हैं, कुछ लोग एल साइलेंट कर देते हैं, बामर सीरीज कहने लगते हैं। तो बामर सीरीज के लिए बिल्कुल सेम चलते हैं, बस बच्चों n1 का वैल्यू 2 होता है, n2 का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। n1 से n2 हमेशा बड़ा होता है, ये मिनिमम 3। अब बताओ अगर फर्स्ट लाइन बनाना, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, जेड का वैल्यू 1 है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड और ये इंफिनिटी। चलिए अपने को ये सेकंड ऑर्बिट कर देते हैं थोड़े पास, ये n का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये इंफिनिटी। बताओ ये कहलाई फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, ये कहलाई फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लाइन ऑफ बामर और दिस इज कॉल्ड लास्ट लाइन ऑफ बामर। अब ये लास्ट लाइन ऑफ बामर हो गया। ध्यान देना बच्चों, लास्ट लाइन का ही आपने लिमिटिंग लाइन लिखा था, कई बार क्वेश्चन आएगा लिमिटिंग लाइन। और ये कैसी वेवलेंथ हो गई? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर। यहां ध्यान देना, अब बार बार मैं क्या लिख रहा हूं, ये बामर, और ये फर्स्ट में नहीं, ये आपका n1 हो गया, ये आपका n1 फिक्स हो गया, n1 ऑलवेज 2, और ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, ये सेकंड लाइन ऑफ बामर, ये फर्स्ट लाइन ऑफ बामर और ये लास्ट लाइन ऑफ बामर। और इसी को आप बोलोगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर। मैं बार बार बामर बोल रहा हूं और ध्यान से सुनना, ये पूरी सीरीज लाइमन जो आपको मिली थी वो अल्ट्रा वायलेट फील्ड में मिली थी, लेकिन जो बामर आपको मिलेगी वो विजिबल रीजन में मिलेगी। बामर सीरीज ऑब्टेन्ड इन द विजिबल रीजन। माने ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन, when electron come back from higher orbit to second orbit, when electron come back from higher orbit to second orbit, photon or radiation released in visible region। जो फोटोन रिलीज होगा वो विजिबल का होगा। और आप जानते हो ना विजिबल कहां से स्टार्ट होता है? अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल स्टार्ट होता है, VIBG/OR, माने वायलेट से रेड तक का कोई भी नाम दे, येलो लाइट दे दिया तो एकदम आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, यार येलो तो दिखने वाला है, मतलब बामर सीरीज। वायलेट बोल दिया, एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि यार वायलेट लाइन तो दिखने वाली है, वायलेट तो हम देखते हैं कलर, ये थोड़ा मैं वायलेट ही पहने हूं तो वायलेट कलर दिख रहा है, कलर विजिबल है, इसका मतलब विजिबल रीजन में कौन सी लाइन बनती है? बामर लाइन बनती है। तो विजिबल रीजन में चाहे वो वायलेट दे, चाहे येलो दे, चाहे रेड दे, चाहे ऑरेंज दे, कोई भी नाम लिख दे, विजिबल वर्ड लिख दे, रेड एंड लिख दे, वायलेट लिख दे, ठीक है, बामर लिख दे, सब का मतलब, इन सब का मतलब n1 का वैल्यू 2 होता है।
और N2 तो फिर 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। एंड क्वेश्चन फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, इसको कई बार लोग अल्फा लाइन बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं और इसको लिमिटिंग बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा, इसको गामा बोल दिया, ठीक है, इसको गामा। तो कई बार अल्फा बीटा गामा अक्षर के नाम भी दे देते हैं, तो इसे ध्यान रखना। और अब मुझे लगता है बामर सीरीज का क्वेश्चन आपको करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फार्मूला वही फार्मूला लगना है, बामर फार्मूला कहलाता है। न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। बच्चों देखना, n1 का वैल्यू हमेशा 2 का स्क्वायर, ये 2 यहां पर रहेगा, हमेशा n1 2 रहेगा और n2 तो आपका कुछ भी हो जाएगा। तो जब 2 का स्क्वायर दिया जाए, माने आने वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में हो, r मालूम है, z मालूम है आपको, तो 1 बाई लैम्डा या न्यू बार आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस फार्मूले को बोलते हैं बामर फार्मूला। इस फार्मूले का नाम हो गया बामर फार्मूला। क्यों हो गया? n का वैल्यू 2 है, n1 का वैल्यू 2 है और n1 का वैल्यू 2 केवल बामर में मिलता है। और ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सबसे पहले यही देखा गया था, क्योंकि यही विजिबल था। अल्ट्रावायलेट इनविजिबल होता है, इंफ्रारेड इनविजिबल होता है, तो भैया वहां देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले यही देखने को मिला कि सेकंड लाइन में सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यह बामर फार्मूला दिया गया। बात क्लियर हो गई? बामर फार्मूला का क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर हो गया? Yes, तो sir. बच्चों, तो अब आपको n1 का वैल्यू, n2 का वैल्यू, n2 का तो कुछ भी दिया जाए, n1 6, r और z आपको मालूम ही है। और मुझे लगता है कि आप 1 बाई लैम्डा आराम से कैलकुलेट कर लोगे और लैम्डा और आराम से कैलकुलेट कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट बेटा थी लाइमैन सीरीज, थर्ड सेकंड आपकी हो गई बामर, थर्ड हो जाएगी आपकी पाश्चन सीरीज। अब बताओ, इसमें एकदम तुम्हें समझ आ गया होगा बच्चों कि n1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। 3। 3. n1 का वैल्यू इसमें था 2, n1 का वैल्यू इसमें था 1, तो n1 आप 1 2 3, n1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो n2 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, कुछ भी, इससे भी ज्यादा, 4 3 से ज्यादा 4 5 6 कुछ भी। तो ये आपका पाश्चन सीरीज बन जाएगी। कभी क्वेश्चन पाश्चन सीरीज के लिए आए तो वो हो जाएगा n1 का वैल्यू 3, हमेशा 3, ऑलवेज, हमेशा 2, हमेशा 3 n1। और अब बच्चों देखना, ये मिलता है अपने को अल्ट्रावायलेट में, ये एक मिनट, लाइमैन आपको मिलता है अल्ट्रावायलेट में, ऊपर लाइमैन अल्ट्रावायलेट में, ये विजिबल में मिलता है। और ये आपको मिलेगा जब फोटॉन रिलीज होगा, तो वो इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में आपको मिलता है। ये इंफ्रारेड रीजन में आपको मिलता है। अब इंफ्रारेड में भी बहुत सारे हैं, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, तो ये नियर इंफ्रारेड रीजन में हमको मिल जाएगा। ये उतना खास नहीं, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड में मिलता है, ये ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर आता है पाश्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। बच्चों ये ब्रैकेट सीरीज में अब एकदम तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, n1 का वैल्यू 4 है और n2 का वैल्यू 5 6 7 2 इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन का मतलब समझा दिया, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझा दिया। आप जैसा उसमें अप्लाई किया था, जैसा आपने यहाँ अप्लाई किया, जैसा आपने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ कर लेंगे ना अप्लाई। 1 2 3 वेवलेंथ का मतलब 1 2 3 लाइन का मतलब आप समझ गए, लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब भी आप समझ गए होंगे। तो ब्रैकेट सीरीज ये आपको मिलती है इंफ्रारेड में,
ये इंफ्रारेड रीजन में ही मिलता है हमको इसका फोटोन का वेवलेंथ। और पांचवा होता है पी फंड, कुछ लोग इसे फंड सीरीज और कुछ लोग इसे पी फंड सीरीज बोल देते हैं, तो आपका नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर n1 का वैल्यू 5 होगा, n2 का वैल्यू 6, 7, 8 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। और ये भी आपको इंफ्रारेड में ही मिलेगी। इंफ्रारेड कह सकते हैं ये नियर में है तो ये फार इंफ्रारेड रीजन में आपको मिलेगी, बट सब मिल रही है इंफ्रारेड में। और 6 जो होता है वो होता है हम्फ्री सीरीज। बस हम लोग फ्री हो गए। हम्फ्री सीरीज का मतलब हो गया n1 का वैल्यू 6 है, n2 का वैल्यू 7 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। ये भी हमें फार इंफ्रारेड में ही मिलेगी, ये भी हमें इंफ्रारेड रीजन में ही मिलेगी। तो मैंने ये सारे लिख दिए, सबसे पहले अल्ट्रावायलेट में, ये विजिबल में, ये इंफ्रारेड में, ये इंफ्रारेड में, ये इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यही अभी पूछा गया है कि बामर सीरीज किस में मिलती है, तो विजिबल रीजन में मिलती है। अभी आया आपको, कितना सिंपल है। तो बताओ आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पॉइंट क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes. तो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, आएगा जरूर। तो लिख लीजिए इसको। तो सभी में फार्मूला यही लगना है, 1/λ इक्वल टू रिडवर्क कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सभी में यही फार्मूला आपको लगना है, ये बात ध्यान रखना। अब हमेशा याद रखना हाइड्रोजन के लिए तो बच्चों जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1। यदि n1 का वैल्यू मैं 1 दूं, n1 का वैल्यू मैं 1 दूं और n2 का वैल्यू मैं इंफिनिटी दूं, तो ये बन जाती है लाइमैन सीरीज की लास्ट लाइन। एकदम याद है तुमको। इससे मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूं एक बार फिर से कि आप 1/λ इक्वल टू r इंटू जेड का वैल्यू हो गया 1, ये जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। ये पूरी ये जो चीज है, ये जो पूरी हो गई है, ये पूरी क्वांटिटी हो गई 1। ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई 1। ध्यान से सुनना, ये पूरी क्वांटिटी हो गई 1। अब आप लैम्डा यदि निकालोगे तो लैम्डा इक्वल टू 1/r, और r का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था 1/r 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स में। ये r का वैल्यू था सेंटीमीटर इनवर्स में। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में निकालोगे ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर को इनवर्स एंगस्ट्रॉम में बदल देना, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर में। ये आपका आएगा सेंटीमीटर में, आपने इसे एंगस्ट्रॉम में बदल दिया। तो ध्यान से सुनना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, 1/r का वैल्यू हमेशा आप 911 एंगस्ट्रॉम रखना। तो एंगस्ट्रॉम में आपका वेवलेंथ हमेशा निकलते रहेगा, हमेशा वेवलेंथ निकलते रहेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 1/r हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। ये लैम्डा निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लैम्डा उधर गया 1/r का वैल्यू, तो आप सीधा
911 एंगस्ट्रॉम रखना 1/r, और किसी का भी लैम्डा आप निकाल देना। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर। सपोज ये क्वेश्चन दे दिया, सेकेंड लाइन ऑफ बामर, एकदम समझ आ गया कि यार n1 का वैल्यू, आंसर लिख रहा हूं, n1 का वैल्यू बामर में 2 होता है, n2 का वैल्यू, अब सेकेंड लाइन बन रही है तो सेकेंड, दिमाग अगर आप लगाओगे, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फर्स्ट लाइन है बामर की, और ये सेकेंड लाइन है बामर की, सेकेंड लाइन ये, तो n1 का वैल्यू तो ये आपका 2 हो गया, ये फर्स्ट लाइन के लिए 3 और ये 4 हो गया, और n2 आपका हो गया 4, n2 आपका हो गया 4, ये 1 है। बात समझ आ गई? तो ऐसे आपको कभी दिक्कत आए तो आप ऐसा बना के देख लो और आपको समझ आ जाएगी कि यार ये फर्स्ट लाइन है बामर की, ये सेकंड लाइन है बामर की, तो सेकंड लाइन आ रही है 4 से 2 में, क्योंकि 2 तो फिक्स होता है। और अब आप इसमें वैल्यू रख दो, आप इसमें वैल्यू रख दो, तो जब वैल्यू रखोगे या आप वैल्यू रख दो एम जेड का वैल्यू, तो हाइड्रोजन है अगर, और हाइड्रोजन में सारी बातें हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूं, है ना, ताकि गड़बड़ ना हो आपसे, नहीं तो आप गड़बड़ कर दें कभी। फॉर हाइड्रोजन, तो बच्चों 1/λ इक्वल टू r, 1 का स्क्वायर यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर, 4 का स्क्वायर। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप निकाल लेना अब इसको। 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये 1/4 हो गया, माइनस ये हो गया 1/16, तो 1/16 और 4 इसको सॉल्व करके, और अब आप इसे सॉल्व कर लेना। अब अगर आपको लैम्डा निकालना हो तो 1/r और रख देना, यहाँ पे 1/r सीधा 911 रख देना, तो तुमको वो सीधा मिल जाएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। कर पाओगे इसे कर लोगे कि नहीं सॉल्व? यस सर, यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, यही क्वेश्चन हीलियम आयन के लिए दिया गया होता, यही क्वेश्चन हीलियम आयन के लिए दिया गया होता तो अपन जेड का वैल्यू क्या रख देते, 2। यही क्वेश्चन लिथियम +2 आयन के लिए दिया होता तो हम जेड का वैल्यू रख देते 3। यही क्वेश्चन बेरिलियम +3 आयन के लिए दिया गया होता तो जेड का वैल्यू 4। तो आप जेड समझ गए होंगे। अब बताओ मुझे, पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ठीक है। अब जरा अगली बात, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम, दिस इज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों? क्योंकि अपन देख रहे हैं, आप सोचो ये n1 है और ये n2 है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फोटॉन निकल रहा है, ये फोटॉन एमिट हो रहा है, ये फोटॉन एमिट हो रहा है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। ध्यान से सुनना, इस फोटॉन की पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, ये ऐसा नहीं है कि कोई सी भी वेवलेंथ निकाल देगा, बिल्कुल पर्टिकुलर एनर्जी, बिल्कुल फिक्स्ड एनर्जी। कल मैंने समझाया था, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इनकी एनर्जी का डिफरेंस डेल ई भी क्वांटाइज्ड होता है। जब डेल ई क्वांटाइज्ड है तो hc/λ माने लैम्डा भी क्वांटाइज्ड होगी, तो वेवलेंथ बिल्कुल फिक्स होगी, अलग अलग वेवलेंथ नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल फिक्स होगी। इस लाइन की वेवलेंथ माने वही वेवलेंथ। तो सबसे पहली चीज आपको समझ आ गया होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों है, बिकॉज ऑफ हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ट्रांजिशन हो रहा है। इन दिस ट्रांजिशन फोटॉन इज एमिटेड, thus एमिटेड स्पेक्ट्रा इज फॉर्म, तो एमिटेड स्पेक्ट्रा हो गया। दूसरी बात, डिस्क्रीट क्यों? हर लाइन का अपना अपना पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। जैसे आपने यहां देखा,
लाइमन ले लिया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहां से ये लाइन की वेवलेंथ, ये लाइन की वेवलेंथ, इस लाइन की पर्टिकुलर वेवलेंथ, इस लाइन की पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, ठीक है। आपको इट नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस का मतलब कि जैसे आपने अभी देखा 911 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसा नहीं मिलेगा 911.1, 911.11, 911.12, ऐसी वेवलेंथ नहीं मिलेंगी कि 1 by 1 बिल्कुल ऐसा ग्राफ आ रहा हो आपका, ऐसा ग्राफ आ रहा हो आपका, बिल्कुल कंटिन्यूअस आ रहा हो, नहीं, ये अलग वेवलेंथ है, ये अलग वेवलेंथ। अगर ये 100 है तो ये सपोज 50 हो गई, ये 100 है वेवलेंथ तो ये 50 हो गई, माने 100 और 50 के बीच में 50 का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि 100, 99.9, 99.989, 99.88, ऐसी नहीं है। तो ये इस तरह की वेवलेंथ नहीं मिल रही है, तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, अलग अलग पर्टिकुलर लाइन की अलग अलग वेवलेंथ होती है, कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं मिल रही, कि ऐसा नहीं है कि ये 50 है तो ये 50.001 हो गई, ये 50.002 हो गई, ऐसा नहीं मिल रहा है हमको। यानी 1 by 1 बिल्कुल पास पास फोटॉन नहीं मिल रहे हैं, वो तो कुछ भी मिल रहा, 50 तो ये 100 तो ये 200, ऐसा बीच बीच में तोड़ तोड़ के मिल रहा है, फ्रेगमेंटेड मिल रहा है। तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। इसी के डिस्क्रीट लाइन मिलती है, बिल्कुल अलग अलग डिस्क्रीट लाइन मिलती है, इसलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, तो इसको ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन लाइट आयन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, it is not continuous spectrum, it is discrete spectrum, and this is emitted spectrum, emission spectrum। लिख लेंगे जल्दी से। ध्यान देना, अब हमको एक बात और समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहली चीज तो मैं आपको समझा दूं कि हाइड्रोजन में 1s, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, बट 2p की एनर्जी बराबर होती है 2s और 2p की, ठीक है। केवल हाइड्रोजन के लिए है ये बात, ये मैं आपको एनर्जी में समझा चुका हूं जब मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था, मुझे लगता है तीसरा या चौथा लेक्चर होगा जिसमें मैंने पूरी एनर्जी की बात समझाई थी। वो एक एक लेक्चर देख लीजिए, बिल्कुल मत छोड़ना, फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट, सारे लेक्चर अभी देख डालो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो 2s2p की एनर्जी बराबर, माने 1 की एनर्जी उससे ज्यादा 2 की एनर्जी, बट 2 के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। और यह आपको लास्ट ईयर आया है क्वेश्चन, ये 3 की एनर्जी, मन 3 में 3s 3p 3d सबकी एनर्जी बराबर है। ये देखिए 4s 4p 4d 4f सबकी एनर्जी बराबर है, ये 4th ऑर्बिट है। तो यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, या आपका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, या आपका हो गया सेकंड ऑर्बिट, या आपका हो गया थर्ड ऑर्बिट, या आपका हो गया फोर्थ ऑर्बिट। अब जब आप बोलते हो सेकंड ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, नॉर्मल बात होती है, ध्यान से सुनना। आपने बोल दिया सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में, बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में बोल रहे हो, लेकिन आप ऐसा बोल दो ये भी सेकंड है, ये 2s से 1s में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये 2p से 1s में आए, ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी सिलेक्शन रूल की कि कौन सा ट्रांजिशन होगा और कौन सा नहीं होगा, s से s में आएगा ये ट्रांजिशन नहीं होगा। s माने डेल l का वैल्यू, डेल एल का वैल्यू, डेल एल का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डेल एल का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डेल एल का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब
ट्रांजिशन होता है, तब ट्रांजिशन होता है, तब ट्रांजिशन होता है। तो when del L value is not equal to 0, ठीक है, then ट्रांजिशन टेक प्लेस। तो यहां पर ये देखिए मैं लिख देता हूं, आपको याद होगा एस पी डी एफ के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी का 1, डी का 2, एफ का 3 होता है। ये देखिए एस है, ये एन नहीं लिया मैंने, यहाँ पे एन नहीं लिया, एन तो आप कुछ भी ले सकते हो, 2 से 1 में, 2 से 1 में आप ट्रांजिशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख देंगे, सिंपल बात हुई। लेकिन 2 तो 2s भी है और 2p भी है, और 2s और 2p की एनर्जी बराबर होने के बाद भी 2s से 1s में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता है, समझ गए। डेल एल का वैल्यू सेम हो जाता है, देखिए s के लिए 0, s के लिए 0, 1 से और 2 से कोई मतलब नहीं है, केवल डेल एल की मैं बात कर रहा हूं। डेल एल 0 - 0 तो 0 आ गया, ये नहीं होना चाहिए, तब ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। देखिए p में l का वैल्यू कितना होता है 1, s में l का वैल्यू 0 होता है, तो 1 - 0 तो डेल l 0 नहीं हुआ, ट्रांजिशन हो गया। तो s 1s से 2s में या 2s से 1s में ट्रांजिशन नहीं होगा, 2p से 1s में ट्रांजिशन हो जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, 3s से 2s में ये ट्रांजिशन नहीं होगा, 3s से 1s में ये ट्रांजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ बताओ? 3 यदि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है और आप ऐसा बोल रहे हो कि 3 ऑर्बिट से 1 में चला जाए, बिल्कुल जाएगा, 3 ऑर्बिट से 2 में चला जाए, बिल्कुल जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ डेल एल इफ वैल्यू इज 0। तो अगर आपने 3s से 1s में ट्रांजिशन किया, देखिए 3s से 1s में, तो बच्चों क्या प्रॉब्लम आएगी? l का वैल्यू s के लिए 0, ये s के लिए 0, माने सेम सब सेल से सेम सब सेल में ट्रांजिशन नहीं होता, s से s में ट्रांजिशन नहीं होगा, s से s में ट्रांजिशन नहीं होगा। हाँ, s से p में ट्रांजिशन हो जाएगा, यहां से इसमें हो जाएगा, ये पॉसिबल है। ये ट्रांजिशन देखिए ध्यान से, ये ट्रांजिशन, ये वाला, ये सही है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा, ये ट्रांजिशन नहीं होगा, p से p में ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि p के लिए 1 और दूसरे p के लिए भी 1, और 1 - 1 0 हो जाएगा, l का वैल्यू 0 हो जाएगा, ट्रांजिशन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन यदि 3 में है, इलेक्ट्रॉन यदि 3 में और वो 3p में है, तो 3p से 2p में नहीं जाएगा। हाँ, 3p से वो 2s में जा सकता है, 3p से वो 1s में जा सकता है, पर सेम सब लेवल में, सेम सब लेवल, अलग अलग ऑर्बिट के सेम सब लेवल हो, जैसे मान लो pp हो, तो ट्रांजिशन नहीं होगा। बात अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आई? है बताओ, बोलो। ये मैं सर बोलूं 3 क्या पे ये से ट्रांजिशन ऑर्बिट 4 से 3 में आ सकता है कि नहीं? बोले आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, क्या 4d से 3d में ट्रांजिशन होगा? l का वैल्यू नहीं होगा। नहीं होगा। d, ये देखिए d का वैल्यू यहाँ भी 2 है, d का वैल्यू यहाँ भी 2 है, 2 - 2 0, ट्रांजिशन नहीं होगा, ये नहीं होगा ट्रांजिशन। समझ आ गया? बताइए p से p में ये ट्रांजिशन होगा क्या? 4p से 3p? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है 4d से इसमें हो सकता है, 4d से इसमें हो सकता है। अब बताओ, ये पूरा ट्रांजिशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं आपको? तो हम जनरली क्या बोलते हैं? हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट में आप किसी से किसी में भी ट्रांजिशन कर दो, लेकिन अगर सब ऑर्बिट दे दिया जाए तो किसी भी डिफरेंट ऑर्बिट के सेम सब ऑर्बिट अगर दिए गए हों, जैसे ये भी 2p ये भी 3p, तो ट्रांजिशन नहीं होगा। आ गया समझ में? आया कि नहीं समझ में? सिलेक्शन रूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको लिख डालें, बहुत अच्छे से समझ लें। और नहीं, अगर आपको फिर से क्लियर नहीं है तो आपको फिर से समझा देते हैं। बताइए, क्या 4s से 1s में ट्रांजिशन होना चाहिए? नो नो, क्योंकि l का वैल्यू 0, डेल l का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। हाँ, 4 से 1 में हो जाएगा। जब आप ऑर्बिट बोलोगे तो किसी भी ऑर्बिट से किसी में भी चला जाएगा, लेकिन जब आप सब ऑर्बिट बोलोगे तो फिर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मामला, डेल l का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रांजिशन होगा। लिखिए इसको।
तो इसे कई जगह सिलेक्शन रूल लिख देते हैं, सिलेक्शन रूल। पर डरने की कोई जरूरत नहीं भाई, सिलेक्ट कर रहा है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कि मैं बॉम्बे की ताज होटल में रुका था, अब मैं दिल्ली की ताज होटल में नहीं रुकूंगा। दोनों का डिजाइन एक जैसा है, बॉम्बे की ताज होटल, दिल्ली की ताज होटल, दोनों का डिजाइन एक जैसा, दोनों के कमरे एक जैसे, दोनों के सब कुछ एक जैसे। अरे यार ऐसा लग ही नहीं रहा ये बॉम्बे में है कि दिल्ली में। मैं नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं ताज में नहीं जाऊंगा। तो ये भी ऐसे इलेक्ट्रॉन बोलता है 4s, यहाँ भी s स्फेरिकल है यार, बोले यहाँ भी स्फेरिकल है, यहाँ भी स्फेरिकल है, दोनों बिल्कुल स्फेरिकल एक जैसे रूम है भाई, वैसे के वैसे मैं नहीं जाऊंगा, बात खत्म। ऐसे सोच लो। P, बोले P डम्बेल है, यहाँ भी P डम्बेल है, बोले यार यहाँ था तब भी डम्बेल में था, यहाँ था आया तब भी डम्बेल में, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा डम्बेल। बोले कहाँ? हाँ डम्बेल से स्फेरिकल में चला जाऊंगा, डम्बेल से डबल डम्बेल में चला जाऊंगा, पर डम्बेल से डम्बेल में नहीं जाऊंगा, उसमें ही नहीं जाता वो। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हुई अब? तो इस तरह ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका कंप्लीट हुआ। और आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करिए थैंक यू सर। और सारे क्वेश्चन Thank you, सॉल्व sir. कर डालिए, बिना डरे, डर को खत्म कर दीजिए, मस्त रहिए अपने आप में और खूब तैयारी करिए। चलिए